हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। क्या होता है ट्रायंगल? व्हाट इज अ ट्रायंगल? ट्रायंगल या जिसमें कि ट्राई वर्ड यूज हो रहा है यानी तीन। एक ट्रायंगल फॉर्म होता है तीन इंटरसेक्टिंग लाइंस से। इंटरसेक्ट करना यानी काटना। A triangle is formed by three intersecting lines and triangle is a closed figure. Triangle is a closed figure formed by three intersecting lines. तीन लाइन्स हैं 1 2 3, ये कट करती है तो ये जो क्लोज्ड फिगर बना है दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल। अगर ये फिगर क्लोज्ड नहीं है, ओपन है, तो ये ट्राइंगल कंसिडर नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं ट्राइंगल्स के पार्ट्स के बारे में। ट्राइंगल्स में आप देखेंगे कि तीन साइड्स होती हैं। ये तीन साइड्स हो गई, 1 2 3, 3 साइड्स हैं। और ये जो दो साइड्स जहाँ पर मिलती हैं पॉइंट पर, उसे कहते हैं वर्टेक्स। जैसे मान लीजिए ABC, तो 3 वर्टिसेस हो गए। कितने हो गए? 3 वर्टिसेस। अब वर्टिसेस एंड वर्टेक्स, कभी कभी वर्टेक्स यूज होता है, कभी कभी वर्टिसेस होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी तो वर्टेक्स लिख देते हैं, कभी वर्टिसेस लिख देते हैं। जब एक पॉइंट की बात होती है तो वर्टेक्स लिखा जाता है, क्योंकि वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म में है। जब एक से ज़्यादा पॉइंट्स के बारे में बात होती है तो वर्टेक्स का जो प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेस, उसको लिखा जाता है। तो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हो गए और दो साइड्स मिलकर ये एंगल बनाती है। जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट्स या फिर साइड्स मिलती हैं वहाँ पर एंगल्स बनते हैं। तो इस तरह से 3 एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल में। तो अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल की। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इक्वल, यानी ट्राइंगल्स इक्वल कम होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ इक्वल तभी होती है जब उसका हर चीज़ दूसरे के हर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल हो। जैसे कि मान लीजिए एक स्क्वायर है 2 सेंटीमीटर का और 1 मोर स्क्वायर इज देयर, वो भी 2 सेंटीमीटर का है। तो अगर आप इस स्क्वायर को उठाकर इसके ऊपर रखें तो ये वाला स्क्वायर इसको पूरी तरीके से ओवरलैप कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक एक चीज़ इसके पार्ट्स के इक्वल है। तो ये कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स या इक्वल स्क्वायर्स। लेकिन अगर हम ट्राइंगल की भी बात करें, अगर इस तरह से स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर ही लेके चलते हैं। मान लीजिए इस तरह का स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यानी इनकी शेप क्या है? स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन साइज डिफर कर रहे हैं, साइज अलग है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो जब शेप तो सेम है बट साइज अलग होती है, तब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, वो कहलाते हैं सिमिलर। दे आर सिमिलर, एक जैसे हैं देखने में, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ट्राइंगल्स के केस में भी इसी तरह होता है। जैसे मान लीजिए एक राइट ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अगर दूसरा राइट ट्राइंगल भी 3 4 एंड 5 है तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। वो भी कब? जब इसको उठाकर आप बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे और ये इसको पूरी तरीके से ओवरलैप कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि इसके तीनों साइड्स इसके बराबर हो गए और एंगल्स भी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स माने जो सेम पोजीशन वाले पार्ट्स हैं वो इक्वल हो गए, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं एक और ट्राइंगल बनाती हूँ, राइट ट्राइंगल है ये, बट यहाँ पर 6 है, ये 8 है और ये 10 है, तब ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर होंगे। क्यों? इनकी शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में शेप एंड साइज दोनों मैटर करते हैं, दोनों बराबर होने चाहिए।
बट सिमिलर में ओनली शेप इक्वल होती है या सेम होती है। अब बात करते हैं कि क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स का जानना जरूरी है। उसके लिए फिर क्राइटेरिया बना दिए गए हैं। किसके? क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बना दिए गए हैं कि अगर आप तीन पार्ट्स, कौन से तीन पार्ट्स उन्होंने लिखे हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो अगर दूसरे ट्रायंगल्स के 3 पार्ट्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स के दूसरे जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे, मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। हम लेते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया मीन्स रूल्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो क्राइटेरियन है, क्राइटेरियन यहाँ पे ई है, क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल है। जो फर्स्ट क्राइटेरियन है वो है SAS। अच्छा, आप कहेंगे कि यहाँ क्राइटेरिया लिखा, यहाँ क्राइटेरियन लिखा हुआ है। कई बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए क्राइटेरिया जो है वो प्लूरल फॉर्म में है और क्राइटेरियन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। जब एक रूल की बात होती है क्राइटेरियन, मापदंड की मतलब तब क्राइटेरियन, और जब बहुत सारे मापदंडों की बात होती है तो क्राइटेरिया। यहाँ पर एक से ज़्यादा रूल्स आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्राइटेरियन है SAS। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, S फॉर साइड्स, तो कितने साइड्स हो गए? 2 साइड्स, 2 साइड्स। और जो एंगल है बीच में लिखा है तो इसको हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल। ये आपको कंसीडर करना है एक ट्रायंगल के और दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है और इंक्लूडेड एंगल है दूसरे ट्रायंगल के। तो क्या लिखेंगे कि इफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ट्रायंगल के 2 साइड्स और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड और उसके बीच के एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग लगाना जरूरी है, तो इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको उन्होंने एक्सियम माना हुआ है, यानी इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये मान के ही चल रहे हैं कि ये ऐसा होने से बाकी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। दिस इज एक्सियम। अब जो सेकंड क्राइटेरिया है उसको लिखते हैं। सेकंड क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है ASA। ASA जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, A फॉर एंगल्स, यानी 2 एंगल्स और इस टाइम साइड इंक्लूडेड है। अच्छा, मैं जो फर्स्ट क्राइटेरियन था उसको मैं क्लियर कर देती हूँ ट्रायंगल ड्रॉ करके भी। जैसे ये ट्रायंगल है, ये एक और ट्रायंगल है। आपको अगर SAS दिखाना है तो मान लीजिए ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। आपको इंक्लूडेड एंगल लेना है, यानी दोनों साइड के बीच का एंगल लेना है, तो वो ये हो गया। यानी 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, और इसके 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम बात कर रहे थे सेकंड क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। उसमें क्या है, 2 एंगल्स होना चाहिए और एक साइड होनी चाहिए, वो भी इंक्लूडेड। कैसे? जैसे कि मान लीजिए फिर से बना लेते हैं 2 ट्रायंगल। इसमें अब की बात दिया हुआ है 2 एंगल्स, मान लीजिए 2 एंगल्स हैं और ये 1 साइड है। ये जो साइड है ये दोनों एंगल्स में है, मतलब इंक्लूडेड है।
इन दोनों एंगल्स के साथ है, तो ये वाला साइड नहीं लिया है उन्होंने, 2 एंगल्स एट दिस साइड, 2 एंगल्स एट दिस साइड। अगर इस तरह से इक्वल दिए हुए हैं तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है। तो देखते हैं सेकंड क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स को कैसे प्रूफ करेंगे। इसमें आप ड्रॉ कर लीजिए, 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे बिल्कुल एक जैसे, मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है। अब इसका नाम रख दीजिए पी, ए बी सी रख देते हैं, ए बी सी, इसका नाम रख लेते हैं डी ई एफ। इसमें गिवन क्या है कि 2 एंगल्स इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और इंक्लूडेड साइड, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस। ये गिवन है आपको, गिवन, ठीक है। गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। नाउ प्रूफ में अगर ये बी ई के इक्वल है, बी सी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये उन्होंने कहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम इसका उल्टा लेके चलेंगे कि चलिए मान लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट अगर नहीं है कि लेट ट्रायंगल्स ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो ए बी है वो डी एफ के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और भी इस तरह से देख लेते हैं कि जो ए बी है वो डी एफ के या तो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ऐसे मान के देख लेते हैं। मतलब ये तो आपको गिवन ही है, ये तीनों तो आपको गिवन ही है, ये आपको नोन नहीं है। तो ये अगर नोन नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ए बी डी एफ के इक्वल है, या ए बी डी एफ से बड़ा है, या फिर ए बी डी एफ से छोटा है। हम तीनों केस इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि ए बी, लेट मान लेते हैं कि लेट ए बी इक्वल्स टू डी एफ, डी ई, ए बी इक्वल्स टू डी ई। कैसे, ये हमने अज्यूम किया है, अज्यूम्ड माना है हमने, ये हो गया। और बी सी इक्वल्स टू ई एफ, क्यों, ये गिवन है। कैसे गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 एंगल्स एंड 1 साइड, ये पूरा का पूरा आपको थ्योरम पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये गिवन है। और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, यानी कि ये वाला बी ये वाले ई के इक्वल है, क्यों, ये भी गिवन है। देखिए ये हमने ड्रॉ करके रखा था, ये भी गिवन है। अब यहाँ से क्या बन गया, ये एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये एंगल है, तो यानी एस ए एस, ये एस हो गया, ये एस हो गया, ये ए हो गया। यानी इसको प्रूफ करने के लिए हम एस ए एस की हेल्प लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एस ए एस क्राइटेरियन, ट्राइंगल ए बी सी will be congruent to triangle DEF, ठीक है। तब भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। लेकिन क्या वो अगर इक्वल नहीं है, सेकंड केस लेके चलते हैं कि अगर इक्वल नहीं है तब क्या हो सकता है, तब ये या तो बड़ा होगा, कौन, ए बी। तो सेकंड केस में लेते हैं लेट ए बी जो है वो ग्रेटर है डी ई के। अगर ए बी ग्रेटर है डी ई के, तो जब आप डी ई को उठाकर इसके पास रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे,
तो ये जो डी है वो ए के ऊपर नहीं आएगा। डी ए के ऊपर तभी आता है जब हम इसको इक्वल मान के चलते, बट इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि इक्वल नहीं है, तो ये छोटा है, तो मान लीजिए जो डी है वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा। इसका नाम हम पी रख लेते हैं और इसको इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। ऐसा क्यों? ऐसा गिवन है, उन्होंने कहा था कि टू एंगल्स एंड वन साइड आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने ये लिखा कि ये दोनों तो इक्वल है ही। तो अब हम देखते हैं कि इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल DEF में, यानी अब आप इस पॉइंट को भूल जाइए, आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को देखिए। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो आपका जो PB है वो इक्वल होगा DE के। क्यों? क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया था, आपने उठा के इसको यहाँ रखा था और आपने माना था कि ये जो D है यहाँ पर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन आ गया। फिर उसी की हेल्प लेंगे, यानी एक साइड हो गई, दूसरी साइड क्या है? BC। ये इक्वल क्यों है EF के? क्योंकि ये गिवन है। फिर उसके बाद आपको इंक्लूडेड एंगल देखना है कि क्या इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। यस, इंक्लूडेड एंगल यानी B और E ये दोनों भी इक्वल है। क्यों? गिवन है। तो जब इसमें भी S से S क्राइटेरियन से ये जो ट्राइंगल है आपका कौन सा? PBC, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। तो ये ट्राइंगल जब इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके सारे एंगल्स के इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल, तो ये वाला नहीं, मतलब ट्राइंगल इसके PCB यानी एंगल PCB वो इक्वल होगा एंगल DFE के। ध्यान से देखिए, ये क्योंकि हमने ट्राइंगल PBC लिया है, तो ये वाला एंगल यानी PCB इक्वल होगा DFE के। क्यों? CPCT का मतलब पता है ना? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए इसका ये पार्ट इसके इस पार्ट के इक्वल होगा। बट ये वाला पार्ट किसके इक्वल दिया हुआ है? जो DFE है, यानी ये वाला एंगल वो किसके इक्वल दिया हुआ है? एंगल ACB के। ये गिवन है, ऑलरेडी गिवन था, इसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, तो यानी कि ये एंगल जो है इसके इक्वल है और यही वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और यही वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही एंगल इन दोनों के इक्वल हो? कब हो सकता पॉसिबल? जब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो, यानी कि आप लिखेंगे कि एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ACB। तो एक ही पॉइंट में क्या दो एंगल इक्वल हो सकते हैं? एक एंगल ये और एक एंगल ये नहीं। कब हो सकते हैं? जब ये लाइन जो है इसके ऊपर आ जाए। ये लाइन इसके ऊपर कब आएगी? जब ये पॉइंट जो है A के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। तो आप लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन P कोइंसाइड विथ A। जब P A से कोइंसाइड कर जाएगा तब ये पॉसिबल है, यानी कि एंगल दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन हमने माना था कि
ए बी इज ग्रेटर देन डी ई है, ये नहीं होगी। ये पी इसके कोइंसाइड हो जाएगा तो ए बी जो है वो डी ई के इक्वल होगी ही होगी। यानी कि अगर टू एंगल्स और एक साइड दिए हुए हैं तो उसके जो बाकी साइड्स हैं और बाकी एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में हम मानेंगे कि जो ए बी है वो स्मॉलर देन डी एफ है। ए बी इज स्मॉलर देन डी ई, ई है, ये ए बी इज स्मॉलर देन डी ई। ये छोटा है, ये छोटा है, तो इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे आपकी बार। तो मान लीजिए इसको उठा के यहाँ रखा क्योंकि ये छोटा है, मान लीजिए इतना है, ये बड़ा है तो अंदर ही कहीं आएगा। हाँ, इसमें बिल्कुल पहले वाले की तरह लिख लीजिए, एम पे ये आता है और इसको आपने इससे मिला दिया। अब आप, क्योंकि आपने माना है कि जो ए पॉइंट है, इसको रब कर दीजिए क्योंकि ये सेकेंड केस के लिए था। क्योंकि आपने माना है कि ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर है, तो अब आप ए बी सी और एम ई एफ इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। ए बी सी एंड ट्रायंगल एम ई एफ, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आपको क्या कोशिश करनी है, एसएएस क्राइटेरियन को लाने की कोशिश करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो ए बी है, ए बी जब आपने उठा के यहाँ रखा तो ए एम पर आया था, यानी एम ई के इक्वल होगा बाय कंस्ट्रक्शन। एक साइड हो गई आपकी, दूसरी साइड क्या है, बी सी, इसका साइड, इसकी साइड क्या है, ई एफ। ये दोनों इक्वल क्यों है, गिवन है, इसके अकॉर्डिंग गिवन है। फिर आपका ये वाला हो गया। अब हम कौन से क्राइटेरियन की हेल्प ले रहे हैं, एसएएस की, यानी हमें दो साइड के बीच एंगल भी चाहिए। तो ये वाला एंगल हम देखेंगे, क्या ये एंगल इसकी इक्वल है, हाँ यस, बी इज इक्वल टू एंगल ई। कैसे, ये भी गिवन है। कैसे गिवन है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था, टू ट्रायंगल्स में टू एंगल्स, यानी ये इसके इक्वल है, दूसरा वाला एंगल ये इसके इक्वल है, एंड दिस साइड मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे शुरू में ही बताया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अब आपका एसएएस क्राइटेरियन से जो दो ट्रायंगल हमने लिए थे वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ई एफ। जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला एंगल है, एंगल कौन सा, ये एंगल, वो इसके इक्वल होगा। ये वाला छोड़ दीजिए क्योंकि हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एम एफ ई, बिल्कुल उसी तरह जैसे केस सेकंड में हमने लिया था, एम एफ ई। बट जो ए सी बी है, ए सी बी, ये रहा सी, वो किसके इक्वल है, एफ के। यहाँ से मैं और दिखा देती हूँ आपको, ये डी है, ये ई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बट ये जो सी है वो एफ के इक्वल दिया हुआ है। सी का पूरा नाम लिखेंगे, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई के। अब देखिए ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर एंगल एम एफ ई, एम एफ ई कौन सा है, ये वाला, इक्वल होगा इसके, एम एफ ई इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई के। तो इसमें भी वही बात है कि क्या एक पॉइंट पर बना हुआ कोई एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है। इक्वल कब हो सकता है, जब ये वाली साइड जो है इस साइड को ओवरलैप करने लगे और एम जो है डी से कोइंसाइड करने लगे, यानी एम जो है डी से मिल जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज पॉसिबल
ओनली व्हेन m कोइंसाइड्स विथ d। ये तभी पॉसिबल है जब m d से कोइंसाइड हो जाएगा। तो जब m d से कोइंसाइड हो जाएगा तो जो आपका me है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा de के। और de किसके बराबर हो जाएगा? ab के। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ये जो AB है वो ME के बराबर माना था, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू DE, क्योंकि हमने जब इसको उठाकर यहाँ पे रखा था तब इसको छोटा माना था, इसीलिए M पर लाई कर रहा था, लेकिन ये M D तक पहुँच चुका है, इसलिए AB जो है वो DE के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपने देखा, हमने तीनों केसेस कंसीडर किए कि टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड अगर दी जाती है तो जो बाकी बचा हुआ साइड है अगर वो हम इक्वल नहीं भी माने तो भी हमने देखा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं, हो ही नहीं सकता। वो जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से या फिर इस वाले पॉइंट से कोइंसाइड करेगा ही करेगा। यानी कि if two angles and one included sides are equal to the corresponding two angles and included side of the other triangle, then those two triangles are always congruent. अब आते हैं कि अगर इसमें इस तरह से है, यानी टू साइड्स एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, मतलब ये क्राइटेरियन गलत माना जाएगा। इसमें आपको टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ही लेना है। इसकी बात अगर हम करते हैं तो क्या टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड, इसको नॉन इंक्लूडेड साइड और इसको नॉन इंक्लूडेड एंगल कहते हैं, तो क्या टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड किसी ट्राइंगल का इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड के, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? अब इस केस में देखते हैं कैसा होता है। मान लीजिए ये एंगल है, ये भी एंगल है, इसमें टू एंगल्स दिया हुआ है, ये टू एंगल्स हैं और ये वाला इंक्लूडेड साइड नहीं दिया हुआ है, जबकि इंक्लूडेड साइड होना चाहिए, बट उन्होंने कहा नॉन इंक्लूडेड साइड लीजिए। चलिए इसको ले लेते हैं। तो यानी ये इसके इक्वल दिया हुआ है, ये इसके इक्वल दिया हुआ है और ये इसके इक्वल दिया है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? अब देखिए, किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के, तो जो तीसरा एंगल है वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। कैसे? जैसे ये मान लो 90 है और ये 40 है, ये भी 90 है और ये 40 है, तो ये 90 40 130 हो गया, इसमें भी 130 हो गया। थर्ड एंगल क्या होगा? 180 माइनस 130 यानी कि 50, और इसमें भी थर्ड एंगल क्या होगा? तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो 180 में से हम टू एंगल्स के सम को माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल पता चल जाएगा। तो थर्ड एंगल हम देखते हैं वो भी सेम होता है, यानी टू एंगल्स एक ट्रायंगल के सेम है तो थर्ड एंगल भी दूसरे ट्रायंगल के थर्ड एंगल के इक्वल होगा। तब आप आराम से अपना जो टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड ले सकते हैं। आपको ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, बट आप अपने आप ही समझ में आपको आ जाएगा कि ये एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो आप ये दोनों एंगल्स और ये वाली साइड से देखेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ये भी करेक्ट है, क्राइटेरियन ये भी करेक्ट है। तो कहीं पर अगर टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल्स में कितने पार्ट्स होते हैं और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होते हैं ट्रायंगल्स के। तीन बताएं आपको। SAS वो फर्स्ट क्राइटेरिया है, उसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। देन ASA और AAS। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।